हेलो बच्चों, क्लास 12 के पीसीएम कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना अगर आपको क्लास नोट्स और असाइनमेंट चाहिए। और यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ज़ीरो फीस में पूरा का पूरा आपको कोर्स कराया जाएगा। बस आपको करना है तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो वीडियोज़ आ रही हैं उसको शेयर करके रखो बच्चा। आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12। आई नो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहले कुछ है ना सॉफ्टवेयर का इशू हो गया था लास्ट टाइम। और उसके बाद कुछ मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, उसके कारण मैं लेक्चर नहीं ला पाया। अ, सच बताऊँ तो आज भी लेक्चर लाने का उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके लिए कोर्स लेट ना हो जाए इस चक्कर में मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ आज। धीरे धीरे मंडे तक ये सब नॉर्मलाइज होके आपका रेगुलर से क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना अगर लेक्चर लेट लग गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब मतलब अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, अगर ये दोबारा सुन रहे हैं वो वीडियोस, तो बेटा आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। हाँ देखो यार, हमारी भी फैमिली है तो उसमें कुछ इमरजेंसी है कारण मैं आपके लेक्चर्स नहीं ले पाया पिछले 5-6 दिन से। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा पहला टॉपिक एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है? आज तक तो हम नॉर्मल एरिया पढ़ते आए हैं सर, है ना। देखो फिजिक्स में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। फिजिक्स में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा ट्रीट किया जाता है। अगर ये आपका कोई प्लेन है, ये आपकी कोई नोटबुक है, ठीक है। ये क्या है? नोटबुक है। अब नोटबुक पे इसका ये एरिया है भाई, है ना। अब ये एरिया है, ये एरिया आप निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना आपको अच्छे से आता है, तो एरिया निकल जाएगा। वो निकलेगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होती है एरिया की वर्टिकली आउटवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकली आउटवर्ड। मतलब बाहर की साइड जाए। बाहर की साइड सर, अब इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। एरिया वेक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं। सर अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर नीचे भी तो बन सकता है ना। नीचे बेटा अगर आपने नीचे इसको हाथ से पकड़ के रखा हुआ है तो बाहर की तरफ कौन सा निकल रहा है आपका? देखो वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा सरफेस से परपेंडिकुलर। वर्टिकली का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस। सरफेस से हमेशा ही कैसे रहेगा? ये 90 डिग्री पे रहेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। और रहेगा उस टाइप इस किधर रहेगा? जो बाहर है। आउटवर्ड डायरेक्शन में ये हमेशा रहेगा, बाहर की डायरेक्शन में ये हमेशा रहेगा, अंदर की डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अंदर की डायरेक्शन में नहीं आएगा। अब देखो यार, अगर मैं ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। अब अगर इनको मैं एरिया मान के चलूँ, इनको मैं वेक्टर्स मान के चलूँ, ए और बी मेरे क्या हो गए? दो वेक्टर हो गए। तो इनका रिजल्टेंट मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ऐसा हमने कहाँ पे सीखा हुआ है? ऐसा हमने कहाँ पे सीखा है? किसी को याद आ रहा है? देखो वेक्टर में हमने सीखा हुआ है। अगर और वेक्टर में भी कौन से? क्रॉस प्रोडक्ट में ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो इनका ए क्रॉस बी अगर आप करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इधर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी is always perpendicular to plane of a वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के हमेशा क्या रहता है? ये परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो वैसा ही सीन हमारे किसके साथ होता है? वेक्टर क्वांटिटी। जो हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? एरिया डिस्कस कर रहे हैं। अगर ए और बी मेरे ये क्या है? वेक्टर्स मान लूँ, इसकी साइड्स को मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करूँ, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आ रहा है? इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है।
तो ये मेरा क्या है, एरिया वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर किसी बच्चे को इसकी डायरेक्शन नहीं निकालनी आती तो उसके लिए बेटा ये है, याद आपको क्या रखना है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड बेंट रूल, जो भी इसको कहना है। तो देखो, आपके हाथ का जो ये पार्ट है, ठीक है, राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड का ये वाला पार्ट आप किस तरफ रखोगे, मान लो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो मैं इधर अपने हाथ का ये वाला पार्ट रखूँगा, और जैसे ही मैं फिंगर्स को कर्ल करूँगा, बी की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। बी की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब आपको किसके डायरेक्शन दे देगा, थंब आपको देगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और ए क्रॉस बी हमेशा ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। मतलब ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और ये रूल लगाना जल्दी से जल्दी सीख लो भाई, ये रूल लगाना जल्दी से जल्दी सीख लो, क्योंकि पूरी फिजिक्स में जितनी भी डायरेक्शन होंगी आप आगे, चाहे मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, ठीक है, वो सारी की सारी डायरेक्शन आपकी राइट हैंड रूल निकाल के दे सकता है आपको, अगर आपको अच्छे से लगाना आता है तो। चलो, अब यहाँ पे देखना। ठीक है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, ये आपका कैसा सरफेस हो गया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। अब सिलेंड्रिकल सरफेस में ये आपके बाहर की तरफ क्या निकल रहे हैं, ये आपका एरिया वेक्टर दिखाया हुआ है। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ से बाहर की तरफ जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ये कोई आपका स्फेरिकल सरफेस है। अब स्फेरिकल सरफेस में आपको पता है कि जो भी आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, और सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये किसकी डायरेक्शन दिखाई हुई है, आपकी एरिया वेक्टर की। ये किसकी डायरेक्शन दिखाई हुई है, आपकी एरिया वेक्टर की। तो यहाँ पे चाहे आप नोट करके लिख लो बच्चे, कि एरिया वेक्टर जो होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के हमेशा कैसा रहेगा, प्लेन छोड़ो, सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा सरफेस के क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो आई होप एरिया वेक्टर आपको क्लियर है। एरिया वेक्टर किसी का भी बनाना है तो बाहर की तरफ आप बनाओगे। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, देखो, ये ऊपर तो लिखी हुई है, जो आपको पेपर में लिख के आनी है डेफिनेशन, वो समझने के लिए हम नीचे वाली और वाली ऑप्शन वाली डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एन एरिया। मतलब कितनी फील्ड लाइन एक एरिया को परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। मीन्स अगर मैं ये एक शीट लूँ, ठीक है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएं इसमें, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, इस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रही हैं, वो मेरा क्या होगा। अगर ये 4 लाइन यहाँ पे पास कर रही हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 4। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो देखो, आप कोई भी एरिया लो, आपने कोई भी एरिया लिया, जिस साइड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, उस साइड पे बेटा एक टॉर्च लगा दो। इलेक्ट्रिक ये एनालॉजीज होती हैं हमें समझने के लिए, टॉर्च लगा दी। अब टॉर्च से जितनी लाइंस, देखो अब टॉर्च से क्या होगा, कुछ लाइंस तो ऐसी सीधी जाएंगी, आपको पता है यहाँ पे एक सर्कुलर डॉट भी आपको दिखता है ना, और कुछ लाइंस बेटा ऐसे भी जाती हैं, फैलती भी है इसकी रोशनी। तो जो सिर्फ क्या जा रही है हमारी, परपेंडिकुलर जाएंगी। परपेंडिकुलर कौन सी जाएंगी, जो इतने एरिया में से जाएंगी वो क्या होंगी, हमारी परपेंडिकुलर होंगी, है ना, वो क्या होंगे, हमारी परपेंडिकुलर होंगी। तो जिस साइड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस साइड क्या लगा लो, आप टॉर्च लगा लो, क्योंकि लाइट आपको, लाइट आपने देखी हुई है,
क्लास 12th में फिजिक्स में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी ही हैं जो आपने आज तक देखी नहीं, है ना, तो इसलिए समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस साइड क्या लगाओ, टॉर्च लगाओ, देखो कितनी फील्ड, कितनी लाइट आपकी परपेंडिकुलर पास कर रही है। अब जैसे यहाँ पे ये हमारी क्या है लाइंस, इस रीजन में जितनी लाइंस होंगी वो इस एरिया के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेंगी। अगर अब मैं क्या करता, मैंने इस सरफेस को ऐसे रख दिया, लिटा दिया इसको, मैंने क्या करा, इस सरफेस को लिटा दिया, तो ये सीधी सीधी चली जाएंगी भाई इस पे, है ना, इसके अंदर से परपेंडिकुलर तो कोई पास नहीं करेगी, समझ रहे हो, यहाँ से तो कोई लाइन पास नहीं कर रही होगी आपकी। तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स क्या है भैया, कितनी लाइंस पास करी, ठीक है, और वो लाइंस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू एरिया। वो लाइंस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं फ्लक्स को, देखो फ्लक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू सरफेस तो बेटा हमने अभी अभी पढ़ा है, एरिया वेक्टर भी होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन चेंज कर दूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग एरिया वेक्टर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ठीक है, वही क्या है, आपका फ्लक्स है। तो आप इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, अगर आपको एरिया वेक्टर समझ आ गया है। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चे, एरिया वेक्टर क्या होता है, अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी जानी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर ही जानी चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन से पास करें, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना भाई ये चीज़। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी, कि हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो तो आपका फ्लक्स है, वहाँ पे फ्लक्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो वहाँ पे आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अब इसका अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊँ, इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊँ, एरिया वेक्टर तो ऐसे बनेगा इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपकी ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो फ्लक्स क्या है आपका, ज़ीरो है। यही तो बोला था ना इसने, क्योंकि आप अपनी कॉपी को लिटा दोगे और उस पे से टॉर्च जलाओगे तो कॉपी के अंदर से तो परपेंडिकुलर लाइंस कोई निकल ही नहीं रही, कॉपी के अंदर से तो परपेंडिकुलर लाइंस कोई निकल ही नहीं रही, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो गया तो फ्लक्स क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, फ्लक्स क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। तो मेरे हिसाब से समझ गए होगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक देखो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट से ही आप इतने स्ट्रोंग हो जाओगे कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, हमेशा नॉर्मल रहेगा सरफेस के और आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स कोरस्पॉन्डिंग टू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इन अ क्लोज सरफेस। अब हो सकता है, देखो ये बात कह रहे हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज हो, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो चार्ज कितना है, कैसे है, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, चार्ज कैसे फैला हुआ है उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखो ये आपके सामने कोई एरिया बना हुआ है,
अब ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है। अभी तक हम शीट को सीधी रखते हुए आए, अब ये क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, टेढ़ी की हुई है आपने। तो टेढ़ी चाहे जितनी मर्जी आप कर लो, एरिया तो इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा इस डायरेक्शन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये। अब हमने कहा था कि जितनी लाइंस क्या करेंगी, एरिया वेक्टर से पास करेंगे। आप ये चीज समझ लो, आप अगर सीधा सीधा समझ गए ना कि कितनी लाइंस एरिया वेक्टर से पास करें, वही आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है। उस केस में फ्लक्स आपका सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपको ये दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, या आप बात करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के सर परपेंडिकुलर जा ही नहीं रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर एट सम एंगल, किसी भी एंगल पे हैं। तो बाय डेफिनेशन अब मैं आपको दो तीन चीज़ों से डेफिनेशन बता चुका हूँ, ठीक है। फ्लक्स क्या है भैया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, या आप ये बोल लो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर तो है नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर है। यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। और यहाँ से ऐसे हमारी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब सिंपल सी बात दिख रही है, ये एंगल थीटा पे है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास करानी है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा भाई, ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, ई साइन थीटा। एक कंपोनेंट ऐसे होगा। अब देखो यार, ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट, मैं अगर यहाँ से कोस थीटा वाला कंपोनेंट अगर मैं हटा दूँ, मैं ये सारा ही हटाता हूँ, ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लो जी। अब ये ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, जी सर है ना, ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब ये कैसे आ रहा है, क्या ये आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि नोटबुक पे ऊपर से जा रहा है ना, सरफेस को नोटबुक मान लो, आपको ये वाला केस नहीं लग रहा कि यहाँ पे लेटी हुई है और उससे आगे से जस्ट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस कंपोनेंट के कारण, ठीक है, इस कंपोनेंट के कारण तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, जीरो रहेगा। सारा का सारा जो फ्लक्स होगा बेटा वो किसके कारण होगा, ई कोस थीटा के कारण होगा। सारा का सारा जो फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा बेटा, ई कोस थीटा के कारण होगा। चलो यहाँ से अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटाएं। एक बार आपके नोट सेव कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम में पिछली बार भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो चलो, फ्लक्स इज ड्यू टू ई कोस थीटा, किसके कारण है, ई कोस थीटा के कारण क्या होगा बेटा, आपका फ्लक्स होगा। क्योंकि यहीं से अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे थी सरफेस के, तो जो वाली फील्ड, जो फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगी वही क्या करेंगी, फ्लक्स बनाएंगी। वही क्या करेगी, फ्लक्स बनाएंगी। तो इस बार हमारी फील्ड कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ई कोस थीटा परपेंडिकुलर है। ओके सर, तो ई कोस थीटा के कारण क्या होगा, फ्लक्स होगा। और फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फ्लक्स की अब अगर हम बात करें वैल्यू क्या होगी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं।
वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को लिखते बेटा ऐसे हैं, ठीक है, फाई से इसको डिनोट किया जाता है। फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा इंटू ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर से आपको क्या मिलेगा बेटा, फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर से क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। तो अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं ई ए कोस थीटा, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लिखा था ना पहले, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे आई बेटा, डॉट प्रोडक्ट जो आता है कोस थीटा किस में यूज़ होता है, डॉट प्रोडक्ट में यूज़ होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, हाँ, डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट है जिससे रिजल्ट आपको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, जिससे आपको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भैया, या तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ई कोस थीटा से आ जाएगा, ई ए कोस थीटा से आ जाएगा। अगर हमें एंगल पता है, अगर हमें एंगल पता है, अच्छा, अब कहीं बच्चे ऐसे भी करेंगे सर, हम एरिया को भी तो रिजोल्व कर सकते थे, है ना। तो एक बार मैं वो भी बताऊं आपको, हम एरिया को भी तो रिजोल्व कर सकते थे, बात तो ठीक है। मैं ये डाउट भी आपका ले लेता हूँ एक बार, डाउट नहीं रहने चाहिए। चलो जी, हम एरिया को रिजोल्व करेंगे इस बार। तो देखो, अब एरिया रिजोल्व करना भाई, एरिया रिजोल्व कर पाओगे, एक ये बनेगा ए कोस थीटा, और एक ये बनेगा ए साइन थीटा। अब इसकी एनालॉजी अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। कैसे, अरे चलो देखो, इसकी एनालॉजी मैं समझाता हूँ, एरिया को रिजोल्व करने का सीन क्या है। अब एरिया यहाँ पे, इसको हटाओ, इसको भी यहाँ से हटाओ, मीन्स ये जो आपका शीट थी ना बेटा, ये जो आपकी शीट थी ऐसे, इसके दो कंपोनेंट थे, इसके क्या थे, दो कंपोनेंट थे। अब कौन कौन से रह गए, वो को भी छोटा करके लिखना पड़ेगा। अब इसके दो कंपोनेंट रह गए, तो ऐसे, ये इधर, ठीक है, और एक ये ऐसे। इधर क्या है, ये क्या है आपका ए कोस थीटा, ये क्या है आपका ए कोस थीटा, और बेटा ये वाला कंपोनेंट क्या है आपका ए साइन थीटा, ठीक है। जब हम एरिया को रिजोल्व करेंगे ना तो ऐसे करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी आपकी ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी। अब देख लो कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है, कौन कहाँ से परपेंडिकुलर निकल रहा है। अगर आप एरिया को रिजोल्व करना चाहते हो, आप एरिया को भी रिजोल्व कर सकते हो बेटा, लेकिन एरिया से जब आप रिजोल्व करोगे तो आपका सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो शीट है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कोस थीटा वाला कंपोनेंट, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब साइन थीटा के और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, साइन थीटा वाले कंपोनेंट के तो हाँ परपेंडिकुलर हो गई, और परपेंडिकुलर के केस में पहले ही बताया है कि जीरो हो जाता है ना। वो आप यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोस थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो होता है, कोस थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आप एरिया को रिजोल्व करते हो तो उसकी एनालॉजी मैंने आपको बता दी डिटेल में कैसे बनेगा। तो कंपोनेंट आपका कौन सा आएगा, ठीक है, कंपोनेंट आपका कौन सा आएगा, ए कोस थीटा वाला ही आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फ्लक्स ड्यू टू दिस, ऐसे लिख देते हैं, फ्लक्स इन दिस शीट इज ज़ीरो। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको बता के चल रहा था डेफिनेशन से बात,
कि भाई अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में कर दो तो आपका फ्लक्स बनता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स तभी बनता है आपका। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? तो अब एक चीज़ देखना, अब हम बात करते हैं, हमने इन जनरल बात की कि कोई भी अगर एरिया है वो किसी ना किसी एंगल पे क्या हुआ हुआ है, टिल्ट हुआ हुआ है। कोई भी शीट हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आ रही है। इसका एक कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ। फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए, या फिर फ्लक्स को मैं क्या लिखूँगा, ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखो, अगर मैं केस वन लूँ कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो, थीटा की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, तो मेरा फाई क्या आएगा, ई ए कोस ज़ीरो। और कोस ज़ीरो पे वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कोस ज़ीरो क्या होता है, वन। और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस, है ना। अब आपको ये चीज़ पता है कोस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है भाई। साइड में अगर हम इसको लिखें, कोस थीटा लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू रहती है इसकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? जब एंगल ज़ीरो है तब कोस की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मीन्स ये क्या आया मेरा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये क्या आया, इसको आप ऐसे भी लिख लो, फाइव मैक्स इज इक्वल टू ई, फाइव मैक्स इज इक्वल टू ई ए। अब जब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है भाई, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सर मिनिमम वैल्यू होगी जब कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी, क्योंकि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। और माइनस वन कब होती है, माइनस वन कब होती है, जब एंगल क्या हो आपका, फाइव हो या 180 डिग्री हो, है ना। तो केस टू अगर हम लें, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है या पाई है, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा मेरा, ई ए कोस 180, दैट इज माइनस ई ए, दैट इज माइनस ई ए। अब सर ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, मिनिमम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोस क्या है, मिनिमम है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम होगी, है ना। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। सर आज तक तो हम ऐसे ही करते आए हैं, आज तक तो हम ऐसे ही करते आए हैं, एंगल जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम, एंगल जहाँ पे मिनिमम वहाँ पे वैल्यू मिनिमम। अरे भैया, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये इसका मतलब क्या है, मतलब इसके इस सिनेरियो को समझना। ये देखो, कोस 180, 180 किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। मीन्स अगर मैं इसका एरिया वेक्टर इधर ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी किस डायरेक्शन में है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सरफेस के तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगी, बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगी, तो फ्लक्स कुछ ना कुछ तो है। मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, है ना भाई, मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, मिनिमम वैल्यू का मतलब पता है क्या है, देखो यार, फ्लक्स ना एक
फ्लक्स बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो इसका मतलब क्या है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी कि कितनी लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं। अच्छा बोलना, -10 लाइंस पास कर रही हैं है भाई। माइनस अगर ई ए की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आएगी? -10। अब ये यार -10 लाइन पास कर रही है, इसकी कोई सेंस बन रही है इस बात की? है या तो लाइन पास कर रही है तो 10 लाइन पास कर रही हैं, या 0 लाइन पास कर रही हैं। 0 लाइन पास कर रही है मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं। 0 लाइन्स पास कर रही है मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है ना। ये -10 लाइन्स का क्या मतलब है भाई? -10 लाइन्स कैसे बनाओगे आप? बनाना, या तो आप एक भी लाइन नहीं बनाओगे, है ना, कोई लाइन नहीं है, ज़ीरो फ्लक्स। या आप 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने लाइंस बनाई उनके कारण कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू होगी। ये -10 लाइन कैसे बनाओगे बेटा? बात समझ आ गई? तो ये सिनेरियो क्या है? गलत है, ये मिनिमम नहीं है। ये मिनिमम नहीं है। माइनस साइन क्या बता रहा है आपका? अभी मैं लिखूंगा। माइनस साइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है आपका? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं मिनिमम की बात करूँ ना, केस 3, मिनिमम फ्लक्स कितना होगा भाई? है मिनिमम फ्लक्स कितना होगा? मिनिमम फ्लक्स तो वो होगा कि सर एक भी लाइन पास ना करें, है ना। मिनिमम फ्लक्स तो सर वो होगा जब एक भी लाइन पास ना करे। और इस केस में क्या होगा? 90 डिग्री, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 90 डिग्री होगा ई ए कोस 90। कोस 90 क्या होगा? ज़ीरो। तो फ्लक्स क्या हो गया? ज़ीरो। यही क्या है? मिनिमम वैल्यू। वह या तो लाइंस पास करेंगी या लाइन पास नहीं करेंगी। साफ सीधी सी बात ये है, इतनी ही बात हमें समझ आती है ना। या तो लाइन पास करेगी या लाइन पास नहीं करेगी। सर वो केस क्या है फिर? वो केस बेटा अभी देखो क्या बता रहा है कि एंगल जब 180 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। मिनिमम ये होगा कि जब एक भी लाइन पास ना करे। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स ये है भैया जितनी लाइंस पास कर रही हैं। फ्लक्स क्या है? कितनी लाइंस हमारी पास कर रही हैं। अब देख लो कि क्या होता है। अगर मेरा एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी इधर है तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा? 0 का होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? ई ए, है ना। पॉजिटिव है, इसे हम कहते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। इसे हम क्या कहते हैं? आउटगोइंग फ्लक्स। अगर मेरा एरिया वेक्टर इसका इधर है और हाँ मुझे येलो कर देना चाहिए ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर है तो इस केस में एंगल क्या हो गया? 180। अब ये लाइंस इस सरफेस के अंदर आ रही हैं। ये लाइंस क्या कर रही हैं? इस सरफेस के अंदर आ रही है। तो फाई की वैल्यू क्या होगी? -EA। ठीक है, ये क्या बता रहा है? इनकमिंग फ्लक्स। ये लाइन सरफेस के अंदर आ रही है, ये क्या है मेरा? इनकमिंग फ्लक्स। तो बाहर जा रही है, सरफेस से बाहर जा रही है, वो क्या है मेरा? आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है। और ये दोनों ही वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। ये दोनों ही वैल्यू क्या है बेटा? मैक्सिमम है। फ्लक्स मैक्सिमम कितना होता है? फ्लक्स मैक्सिमम आपका पॉजिटिव ई ए भी आपका फ्लक्स मैक्सिमम है, माइनस ई ए भी क्या है आपका? फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन पॉजिटिव क्या बता रहा है? पॉजिटिव क्या बता रहा है? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? चलो, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेम हिल गया है। पॉजिटिव बता रहा है बेटा कि आपका जो फ्लक्स है वो सरफेस से बाहर जा रहा है। लाइंस क्या जा रही हैं? बाहर जा रही हैं। इसको हम बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटगोइंग फ्लक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग फ्लक्स।
उसको हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम होता है 0। ठीक है, फ्लक्स मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। क्लियर होगी ये बात, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अब आपको फ्लक्स तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। अगर हमें, देखो डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, फ्लक्स क्या है हमारा, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है ना बेटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर ई भी आपको वेक्टर फॉर्म में दी हो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और एरिया वेक्टर भी आपको ऐसे ही दिया हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो हमारा जो फाइव होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ई एक्स डॉट ए एक्स प्लस ई वाई डॉट ए वाई, वाई वालों को, और जेड जेड कैप वालों को, ई जेड डॉट ए जेड। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स हम ऐसे निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जे कैप वाले, और के कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से सब कुछ चीज़ें क्लियर है। ठीक, तो अब निकाला कैसे जाता है। अच्छा, ये स्लाइड थी, ये भी देखो, यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है, किसी एंगल पे होगा तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, एंगल पे है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा आ जाएगा। अब ये शीट इसके क्या रख दी है, पैरेलल रख दी है। देखो दो स्टेटमेंट बन सकती हैं, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बताना है तो 90 डिग्री का, अगर एरिया वेक्टर और सरफेस को बता रहे हो तो वो कैसा है, पैरेलल है। तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। परपेंडिकुलर है सरफेस तो उस केस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहती है। ठीक है जी, चलो अब फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको फ्लक्स बताना है। ठीक, अब हम यहाँ पे दो सरफेस मार्क कर देता हूँ मैं, एक ये सरफेस S1, ठीक है, एक सरफेस ये हो गया S1 हो गया, और ये सरफेस हो गया आपका S2। अब यहाँ से हमें फ्लक्स बताना है थ्रू x1 एंड S2। फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2। S1 और S2 से मुझे बताना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई, जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस साइड आप क्या कर दो, उस साइड आप क्या करो भाई, एक टॉर्च जला दो, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं टॉर्च जलाऊंगा, यहाँ पे हमने क्या करा, टॉर्च जलाया। हम S1 के लिए बात कर रहे हैं अभी, S1 को वाइट कलर कर देते हैं, S1 के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सरफेस 1 है। अब इसका कहीं पे भी आप एरिया वेक्टर बनाओगे, आप क्या बनाओ, एरिया वेक्टर बनाओ। तो पहले चलो इसका एरिया वेक्टर ही बनाते हैं। इस पॉइंट पे लूँगा आउटवर्ड, इस पॉइंट पे लूँगा आउटवर्ड। अब ये छोटा छोटा एरिया वेक्टर हैं तो इसको मैं डी ए लिख लेता हूँ, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के हैं तो इनको मैं क्या लिख लेता हूँ, डी ए। इधर लूँगा तो भी क्या रहेगा मेरा, आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऊपर से आ रही है, ऐसे आ रही है। अब मैंने कहा था आपको कि भैया जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आए ना, वहाँ पे आप क्या करना, टॉर्च जला दो। अब उस टॉर्च का क्या फ़ायदा होगा सर, उस टॉर्च का फ़ायदा ये होगा बेटा, अगर यहाँ से मैं टॉर्च जलाऊँ तो मुझे एरिया पता चल जाएगा कितने एरिया में से लाइंस पास कर रही है। ठीक है, मुझे एरिया पता चल जाएगा कितने एरिया में से लाइन पास कर रही है। समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, कि मुझे S1 से अब ये पता करना है ना यार, फ्लक्स कितना है। फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब कितने एरिया में से फ्लक्स लाइन पास कर रही हैं,
वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। अब टॉर्च जला के आपका क्या फ़ायदा हुआ? अब जैसे आप टॉर्च जलाओगे, यहाँ पे आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा भाई? यहाँ पे ये कुछ पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? अब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, अब को इसको हटाते हैं और इतने एरिया में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक है, इतने एरिया में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है बेटा? पास कर रही है। क्लियर हो गया? तो फाई की वैल्यू लिख दो, ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, अब मेरे मन में एक और डाउट आ रहा है कि आप क्या पूछ सकते हो, सर ये एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का क्या सीन है? बेटा डॉट प्रोडक्ट की ना डेफिनेशन होती है कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे ले लो, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे ले लो। ठीक है। अब यहाँ पे ई, ये एक सर्कुलर सा एरिया दिखाई देगा ना आपको यहाँ पे? भैया यहाँ पे आपको ये एक सर्कुलर सा एरिया दिखाई देगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? आर होगी। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन मेरा कितना बनेगा? पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन मेरा कितना बनेगा? पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक नेगेटिव का साइन भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक नेगेटिव का साइन लगा रहा हूँ। नेगेटिव का साइन क्यों लगाया सर? नेगेटिव साइन किस लिए आया? ये क्या है? इनकमिंग फ्लक्स है। ये इस सरफेस के अंदर आ रहा है, देखो बाहर नहीं जा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं। भैया यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या है? 180 डिग्री का एंगल है। तो इसीलिए ये क्या है? हमारा इनकमिंग फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? इनकमिंग है। तो माइनस प्लस का साइन आपको एंगल के हिसाब से मत देखो। ठीक है, ई इंटू ए करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी दी हो, हमारी ई मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ई ही लेके चली है। तो ई इंटू एरिया देख लो कितने में से निकल रही है। एरिया देख लो कितने में से निकल रहा है। तो एरिया देखने के लिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाओ और एरिया निकाल लो। ठीक है जी, टॉर्च जलाओ और एरिया निकाल लो। चलो, अब यही काम। ठीक है, अरे क्या हुआ? चलो भाई, देखना। अब यही काम हम करेंगे सरफेस टू के लिए। जिसको अभी नहीं समझ आया, बेटा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है। देखो, अब हम ले रहे हैं सरफेस टू। सरफेस टू क्या है? हमारा नीचे वाला सरफेस है, मीन्स ये वाला सरफेस है ना? तो ये इसके ऊपर कप शेप ऐसे था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे आ रही है। सेम इसमें भी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लोगे तो आपका कौन सा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन बनने वाला है जो पिछली बार बना था? यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वेयर। इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वेयर। लेकिन इस बार इस एरिया में से तो पास करके जाएगी ना फ्लक्स। देखो, अब ये चीज़ें सोचनी है आपको। ए इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन इस बार कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों लगाया सर आपने? पॉजिटिव इसलिए बेटा, आउट गोइंग है। इस सरफेस में से तो निकल के जाएगा बाहर। अरे बच्चे, इस सरफेस में तो एंटर कर रहा है, इस सरफेस में तो एंटर कर रहा है, आ रहा है तो नेगेटिव। इस सरफेस से तो बाहर जा रहा है, इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? बाहर जा रही हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा? हमारा आउटगोइंग फ्लक्स होगा। आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, ये था फॉर सरफेस टू। क्लियर होगा? अगर टोटल पूछ लेते। ठीक है, अब अगर मैं बात करता कि भैया इसका टोटल बता दो, नेट फ्लक्स। अब हटाएं,
अगर यहाँ से फाइव नेट पूछ लेता तो नेट क्या आएगा, सरफेस 1 से प्लस सरफेस 2 से। सरफेस 1 से कितना आया था, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पे, ज़ीरो आ गया। फ्लक्स हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ज़ीरो। ठीक है। तो अलग अलग सरफेस से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको देखना है बेटा कि कैसे हमने किया है। अब एक दो इलिस्ट्रेशंस और लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अब ऊपर से आ रहा है सेम यही काम, ठीक है, इसमें भी सेम यही काम होगा। ऊपर से आ रही है तो ये पाई, अगर इसकी हम रेडियस आर लें, ठीक है, इसकी रेडियस अगर आर लें तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ और यहाँ से आप लाइट डालो तो आपको कैसे दिखाई देगी भाई, कैसा एरिया दिखाई देगा, एक सर्कुलर दिखाई देगा, पाई आर स्क्वेयर, है ना। ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ यहाँ पे ही क्या पड़ेगी, हमारी लाइट्स पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ यहाँ पे ही क्या पड़ेगी, हमारी लाइट पड़ेगी। तो ऊपर वाला सरफेस अगर S1 है, ठीक है, नीचे वाला सरफेस S2 है, S1 के लिए ई इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब ऐसे ही S2 के लिए सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस से आएगा, माइनस पाई इंटू आर स्क्वेयर। अब सर हर केस में ऐसे ही होगा, नहीं बेटा, हर केस में ऐसे तो नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है। अब जैसे ये है यहाँ पे, अब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, अब साइड से लाइट दिखाओगे, साइड से अगर यहाँ पे लाइट आएगी बेटा तो वो कैसी दिखाई देगी, ऐसे ही पड़ेगी ना इस पे। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ बनेगी। अब इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, ये आर, ये एंगल थीटा अगर लें तो ये हमारी क्या आ जाएगी, आर टेन थीटा। कैलकुलेट करके देखो, ध्यान लगाओ, बेस कितना हो जाएगा इसका, 2r हो जाएगा, और ये क्या होगी, आर टेन थीटा। तो आर स्क्वेयर टेन थीटा, ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, दिस इज द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो डिपेंड करेगा लाइट आ कैसे रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है। ठीक है, एक सरफेस में इधर वाली साइड से एंटर करेगा, इधर वाली साइड से क्या करेगा, एंटर करेगा, इधर वाली साइड से क्या करेगा, निकलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन एरिया तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए ये भी लेके आया हूँ, इसकी शेडो अगर बना के देखोगे, ठीक है, इसको मैं पूरी स्क्रीन पे ही लगा दूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया वो हमने कैसे किया तो इसका करके देखना बेटा। ऐसे हमने प्रोजेक्शन ली है, ठीक है। अगर तुम टॉर्च यहाँ से जलाओगे ना, ये साइड से यहाँ पे टॉर्च जलाओगे तो ऐसे जाएगी। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हमारी। तो वो ये वाला एरिया हमारा बना, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, एक साइड से नेगेटिव एक साइड से पॉजिटिव, एक साइड से नेगेटिव एक साइड से पॉजिटिव। ऐसे ही आप इसका करके देखना, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए अब यहाँ से आ रही है। इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा भाई, इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या बन गया, आपका रेक्टेंगल बन गया।
ये क्या बना मेरा, रेक्टेंगल बना। बेसिकली आपको शेडो देखनी है, अब शेडो तो देखनी आती है यार, ठीक है बच्चे, शेडो आपको देखनी आती है। चलो, ये था एरिया वेक्टर के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर कि कैसे हम निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक गॉस लॉ पे। गॉस लॉ की आज थ्योरी कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, फिर हम इसकी क्वेश्चन सरफेस कल की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन सरफेस। और अगर कल मैं क्लास ले पाया तो भैया मेरा तो बहुत इच्छा है क्लास लेने की, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मंडे तक आई होप रिजोल्व हो जाए तो हम दोबारा से अपना कंटिन्यू करेंगे। चलो, गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज इन इट। अब इस ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या कर दिया, रख दिया। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके अंदर से भी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पास करेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब अगर ये ऐसे हो, ऐसे अगर हम इसको लें, यहाँ से ऐसे भी पास करेगी, इधर से ऐसे भी पास करेगी, ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लक्स पास करेगा। और ये फ्लक्स कैसा है, आउटगोइंग फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स है, पॉजिटिव होगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जितना चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज एनक्लोज है अंदर, कितना चार्ज बंद है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ऐसे लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, ये सिंपल सी हमारी क्या है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको, अगर हमने ये एक सरफेस लिया, ये हमारा एक सरफेस हो गया, मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी ऐसे भी पास करेगा, ऐसे भी पास करेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी। इस सरफेस से भी क्या कर रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। लेकिन अब यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सर क्यों, हमें इसमें एरिया के हिसाब से देखें तो है भाई, देखेंगे एरिया के हिसाब से भी देखेंगे, लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जीरो भी नहीं आएगा। क्या कहते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, जीरो कैसे आया अभी पता चलेगा, क्यू इनसाइड, अंदर कितना चार्ज है, इस एरिया के अंदर तो मेरे को चार्ज लग ही नहीं रहा, ये तो बाहर है, आउटसाइड द एरिया, ये तो इसके बाहर पड़ा हुआ है। अंदर चार्ज कितना है, ज़ीरो, अंदर चार्ज कितना है, ज़ीरो, तो फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये ऐसा कौन कह रहा है, गॉस लॉ कह रहा है। सर अभी तो हमने यहाँ पे देखा, हम तो ऐसे निकाल रहे हैं, E × A करके निकाल रहे हैं। हाँ यार बात तो ठीक है, ठीक है, हम तो E × A करके निकाल रहे हैं सर, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या पता है कि भैया फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, वट वी नो, हमने जो फ्लक्स के बारे में पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि भैया फ्लक्स तो क्या होता है, E.DA या E.A होता है। गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड, जितना चार्ज अंदर है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि E.A इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया जो हमारे हिसाब से आ रहा है और जो गॉस लॉ के हिसाब से आ रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि एक सरफेस से अगर कोई एक कंडीशन में देखें तो फ्लक्स तो क्या आएगा, दोनों से सेम ही आना चाहिए, है ना, दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर हुआ,
चलो, तो ये हमारा क्या बनेगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सारा का सारा ये हिसाब अब आपको ये याद रखना है। ठीक है, जितनी मर्जी इस पे रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, कलरफुल चीज़ें बना लो। ये आपको थ्योरी थी फ्लक्स और गॉस लॉ की। क्लियर हो गया? अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब प्रूफ के लिए चलो, हमने एक यहाँ पे एक सरफेस बनाया। ठीक है, कोई भी सरफेस है जहाँ से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लें। ये मान लो कोई भी सरफेस है जिससे हमें क्या करना है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। करें सर? बिल्कुल है, बढ़िया है, करो। यहाँ पे हमने इसके सेंटर में, इसके बीच में एक चार्ज रख दिया Q। अब इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर डायरेक्शन में। हमने एक पकड़ ली, चलो क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी, ऐसे जा रही है क्योंकि सेंटर से पास करेगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये पकड़ ली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना हर डायरेक्शन में, ये तो आपको पता है। चलो, हमने क्या पढ़ा था फिर? हमने पढ़ा था कि सर फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लक्स निकालते हैं कि एरिया अगर पता हो। अब इस छोटे से यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ले लें हम, छोटा सा एरिया ले लें। ठीक है, डी ए। यहाँ पे भी हमने क्या करा, छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, जिसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। जिसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। इस स्फेयर की रेडियस है आर। स्फेयर की रेडियस कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल आर है। क्लियर? क्लियर है? तो हम इस छोटे से एरिया से, हम इस छोटे से एरिया से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। उन्हीं को जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ेंगे तो पूरे के पूरे सरफेस से आ जाएगा, पूरे के पूरे सरफेस से आ जाएगा। चलो, अगर हम बात करें तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, डी फाई हम लेते हैं। ये कितना हुआ, ई डॉट डी ए। ये ऐसे लिखो, ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो ई डॉट डी ए, ई इंटू डी ए, ये हमारा क्या आ गया, डी फाई आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी, इस सरफेस के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ऐसे आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, पता है ना, पड़ी हुई है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। के क्यू बाय आर स्क्वेयर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, आर स्क्वेयर इंटू डी ए। ये तो हमारा आया स्मॉल फ्लक्स, ये हमारा क्या आया, स्मॉल फ्लक्स। ठीक है, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल फ्लक्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करो, आई कितनी थी इसकी वैल्यू, के क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटू डी ए। अब के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, के कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्यू कांस्टेंट बाहर ले लिया क्योंकि चार्ज भी क्या है, हमने चेंज नहीं किया। आर कांस्टेंट, उसको भी क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे सर लिमिट क्या आएगी, भैया इन छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ोगे, सभी एरिया को जब आप जोड़ते हुए चलोगे, तो इस स्फेयर का पूरा एरिया बनेगा। स्फेयर का, अगर ये स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेयर का पूरा एरिया बनेगा। तो स्फेयर का पूरा एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, 4
पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो ये कितना आया, 4 पाई इंटू के की वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो फ्लक्स टोटल मेरा क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब क्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात लिखूँ क्यू इन साइड क्या है, ये क्यू ही तो है। तो यही तो मेरा गोसलो ने बोला नहीं था कि इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा, इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो बेटा क्या होगा, इसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज था, क्यू था, अपॉन इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो वही तो बात आई। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो हमने निकालना तो उसी से शुरू किया था, ई डॉट डी ए से निकालना तो हमने उसी से शुरू किया था, ई डॉट डी ए से, लेकिन हम पहुंच उसी स्टेटमेंट पे गए जो गोसलो ने कहा कि भैया आएगा क्या, जितना चार्ज अंदर है उसको 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दो, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दो। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अब सर मुझे ये वाली कहानी ना थोड़ी सी समझ नहीं आई है ना। देखो हमने पहले पढ़ा, इसको दोबारा देखते हैं, अब मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डालता हूँ। तो यहाँ पे जब हम कोई भी चार्ज रख रहे हैं क्यू, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इस सरफेस से भी पास कर रही है। फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वही क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है, वही क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। अब सर यहाँ पे हम जीरो कह रहे हैं, बेटा हम कह रहे हैं टोटल फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो है। टोटल फ्लक्स जीरो कहने का मतलब सर, अब टोटल में दो आ रहे हैं, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। तो इनकमिंग जितना यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही यहाँ पे क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आउटगोइंग। सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हमें कैसे पता, अरे बच्चे उसी के लिए तो यहाँ पे ये कराया था। देखो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है, नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझ आया ये वाली कहानी, अब समझ आई गोसलो ये क्या कह रहा था। गोसलो यहाँ पे हमने जीरो क्यों लिख दिया था कि यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब अगर यहाँ पे सर प्लस क्यू Q1 बैठा हुआ है मान लो, तो यहाँ पे मैं फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, प्लस Q1/एप्सिलॉन नॉट। अगर सर यहाँ पे -Q2 बैठा होता तो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, -Q2/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितना चार्ज अंदर है उसी का तो 1/एप्सिलॉन नॉट करना है। ठीक है, उसी का तो हमें क्या करना है, 1/एप्सिलॉन नॉट करना है। और अगर सर ऐसे हुआ कि दोनों ही बैठे हों, है भाई यहाँ पे पॉजिटिव भी बैठा है Q1 और यहाँ पे नेगेटिव Q2 भी बैठा हुआ है, नेगेटिव Q2 भी बैठा हुआ है, तो फ्लक्स टोटल क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज तो यही है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अगर Q1 Q2 बराबर हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इनका बराबर हो जाए, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्या बनता है हमारा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, Q1 Q2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसको हम क्या बोलते थे, डायपोल। तो ये हमारा क्या बन जाता है, डायपोल भी बन जाता है।
ठीक है। अगर सर ऐसा होता कि बहुत सारे चार्जेस बैठा लो, मान लो यहाँ पे Q1 है, माइनस Q2 है, और बाहर Q3 है, तो फ्लक्स कैसे लिखते भैया? Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q3 तो क्या है, बाहर है, ठीक है। ये क्यों नहीं लिया सर? ये तो आउटसाइड चार्ज है, आउटसाइड द सरफेस। हमें कौन सा चार्ज लेना है? जो अंदर हो। हमें कौन सा चार्ज लेना है? जो अंदर हो। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे एक मैं नोट डाल के जा रहा हूँ। नोट कैसा? इस चीज़ को है ना हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से हमारा, इस नोट से ही हमारी अगला गॉसियन सरफेस स्टार्ट होगा कि टोटल फ्लक्स को वाइट पेन से लिख देते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is independent is independent of charge location, of location of charge ऐसे लिखते हैं, of location of charge। चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं करता सर? अरे यहाँ पे कहीं आर की वैल्यू आ रही है फॉर्मूले में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आ रहा है। मीन्स अगर अभी ये Q1 यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इस Q1 को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, तब भी तो यही आएगा, ठीक है, तब भी हमारा यही आएगा। तो इस नोट से, ठीक है, इस नोट से ही आपने स्कूल में तो देखो पढ़ ही लिया है, स्कूल में तो आई नो ऑब्वियसली हमारा तो बहुत पीछे चल रहा है ना। आपने तो बहुत आगे पढ़ लिया, आपने एक सर वो पढ़ा हुआ ना, गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस यहीं से पैदा होएगा। और एक और नोट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। फॉर्मूले में कहीं पे भी ये भी नहीं आ रहा। चलो एक नोट और ही डाल देते हैं, नोट 2। नोट 2 क्या कहता है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। फ्लक्स is independent of shape and size of surface। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो दो नोट है ना, यही आपका क्या बनेगा बेटा? गॉसियन सरफेस का आधार बन चुके हैं, यहीं से आपका गॉसियन सरफेस आता है। ठीक है, नोट 1 एंड नोट 2, नोट 1 एंड नोट 2, द बेसिस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, बेसिस ऑफ गॉसियन सरफेस, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहीं से आपके गॉसियन सरफेस का जन्म होगा, इन्हीं दो नोट से। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं आपके। फ्लक्स ना तो शेप साइज पे डिपेंड करता है, ना ही चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज इनसाइड द सरफेस है, सिर्फ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, थोड़ी इमरजेंसी है, आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से क्लास ली है। तो मंडे तक आई होप सब कुछ रिजोल्व होके हम अच्छे से क्लासेस लेने ही स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे मंडे को, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।